दोस्तों नोकिया ने शुरुआत 10 किलो के एक बैक फोन से करी थी। 2007 में नोकिया का 40% का मार्केट शेयर था। आसान भाषा में हर दूसरे आदमी के पास में नोकिया का सेल फोन था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि सारी चीजें खत्म हो गई, बिल्कुल कंपनी का सूखड़ा साफ हो गया। 2012 तक कंपनी का 98% तक स्टॉक फॉल हो गया था। इन्वेस्टर्स की पूरी कैपिटल वाइप ऑफ। लेकिन इसमें रियलिटी ये है कि नोकिया के अंदर चीजें बिगड़ रही थी, फंडामेंटल स्पॉइल हो रहे थे। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटेलर तक लेट आ रही थी, बहुत लैगिंग इन्फॉर्मेशन थी। वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचने में काफी समय लग रहा था। लेकिन प्राइस जो थे वो सिग्नल दे रहे थे। प्राइस में जो मूवमेंट आ रही थी वो कुछ ना कुछ संकेत दे रहा था कि अंदर चीजें बिगड़ रही है। लेकिन जो वीक हैंड्स थे, जो हल्के हाथ थे, वो ट्रैप होते चले गए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो हमारा पर्पस है वो सिंपल ये है कि हम आपको एक लर्निंग दे सके कि कैसे कई बार प्राइस एक्शन या जो प्राइस सिग्नल होते हैं वो फंडामेंटल से आगे चलते हैं, कैसे फंडामेंटल को वो चीजें बीट करती है। दूसरा पर्पस ये है कि कैसे आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपकी दौलत को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फाइनली ये कि इस नोकिया की केस स्टडी से हम ये सीख पाए कि हमको आगे क्या क्या चीजें गलत नहीं करनी है। मैं आपको 1992 के अराउंड लेके चलता हूँ। उस समय नोकिया एक रबड़ कंपनी थी। वो लोग रबड़ के शूज बनाते थे, उसके अलावा पावर केबल्स बनाते थे, टेलीकम्युनिकेशन में थे। कहने का मतलब ये है कि वो मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेसेस में थे। फिर उन लोगों ने एक फैसला लिया कि हम लोग सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे और टेलीकम्युनिकेशन में काम करेंगे। और ये शायद उस समय का उनका बेस्ट फैसला था, वो उनका बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। और उस समय के दौरान नोकिया अपनी इंडस्ट्री का यानी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सिर्फ लीडिंग प्लेयर नहीं था, वो उस मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। फोन को जो जिस तरह से वो मैन्युफैक्चर कर रहा था वो एकदम कल्ट की तरह फोन को बना रहा था। नोकिया 3310 जय बैटरी, जितना खेलना है जितना फेंकना है फेंको, वो फिर भी काम करेगा। हर बिजनेसमैन के पास में, हर स्टूडेंट के पास में, हर आदमी, हर औरत के पास में नोकिया का फोन था। अगर यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो 1998 में कंपनी का लगभग 13 बिलियन का रेवेन्यू था। और उस समय कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 2.5 बिलियन के आसपास का था। एक दो साल में कंपनी ने अपना मार्केट शेयर बढ़ा के 30% कर दिया और मोटोरोला से दुगना मार्केट शेयर हो गया। 2007 तक आते आते यानी कि लगभग 10 साल से भी कम के अंदर अंदर कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ा के कर दिया 50 बिलियन। कंपनी का जो मार्केट शेयर हो गया वो लगभग 40% के आसपास का मार्केट शेयर हो गया। और उस साल पे यानी कि 2007 की बात कर रहे हैं, उस साल के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट था वो $8 बिलियन का था। यानी कि साफ बात ये है कि कंपनी उस समय नोट छाप रही थी, फुल पैसा बना रही थी। नोकिया जीता कैसे? हालांकि ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि नोकिया की जीत और हार का कारण एक ही चीज थी, वो था इनोवेशन। लेकिन क्योंकि अपन अभी नोकिया के राइज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो नोकिया के जीतने का कारण इनोवेशन था। उन्होंने अपने कस्टमर को समझ लिया था। एकदम स्टाइलिश फोन बना रहे थे, अफोर्डेबल रेंज में प्रोवाइड करा रहे थे, डिफरेंट कलर वेरिएंट्स में था, डिफरेंट मॉडल्स थे। और उस समय की जो यंग जनरेशन थी उनको वो फोन काफी पसंद आ रहा था। सबसे बड़ी बात, उस समय नोकिया का अपने पास पूरा कंट्रोल था, हार्डवेयर भी उनका, सॉफ्टवेयर भी उनका। सिम्बियन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो लोग खुद के पास ही था, यानी कि किसी पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं। और ये स्ट्रेटेजी उस पर्टिकुलर 10 साल के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से काम करी। इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के अच्छे से ग्रो कर रहे थे, लोगों ने पैसा भी बहुत बनाया और हर जगह न्यूज चैनल, एनालिस्ट रिकमेंडेशन, ये रिपोर्ट्स जो आती थी, रिसर्च रिपोर्ट, हर जगह एक ही चीज चल रही थी कि सबके पोर्टफोलियो में नोकिया तो होना चाहिए, ब्लू चिप कंपनी है, ये वो फलाना ढिमकाना, हर जगह ये कहानीबाजी चल रही थी। लेकिन यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाती है स्टोरी हमारी। 2007 के आसपास आईफोन की लॉन्चिंग होती है। स्टीव जॉब्स आते हैं स्टेज पे, वो कहते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे, ये फोन सब बदल देगा। शायद नोकिया के लीडरशिप ने वो बात नहीं सुनी या वो बात नहीं देखी, और अगर देखी भी तो उसको नहीं समझ पाए, उस बात की गहराई को नहीं समझ पाए। और एक्चुअल में वैसा ही हुआ, आईफोन ने सब कुछ बदल दिया। उस समय मार्केट बदल रहा था, मार्केट एक तरह से टर्न ले रहा था और नोकिया ने वो टर्न को मिस किया। आईफोन ने एकदम लाइट वेट फोन बनाया, और यहाँ पर सिर्फ लाइट वेट फोन बनाने की बात नहीं है, उन लोगों ने सॉफ्टवेयर यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस किया, बिल्कुल गेम ही बदल दी। नोकिया ने 14 साल लगा दिए सिम्बियन को डेवलप करने में, उसको एफिशिएंट बनाने में। सिम्बियन उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, हर फोन में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। 2009 तक आते आते लगभग 50 से भी ज्यादा का इनका 50 से भी ज्यादा के वर्जन अवेलेबल थे। यानी कि हर फोन को बनाने में एक नया तरीके से डेवलप करना, एक नए तरीके से कोड लिखना, नए तरीके से सिस्टम बनाना, डेवलपर का काम बड़ा हार्ड था। नोकिया के लिए ट्रांजिशन करना मुश्किल हो पा रहा था। एक आदमी 6-8 महीने में अपना नया मोबाइल लेता है, 6-8 महीने में लेता है तो उसको कुछ नया मोबाइल चाहिए भी, तो दूसरे तरीके का मोबाइल चाहिए, दूसरा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन नोकिया उसको दे ही नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ इधर एप्पल और एंड्रॉइड अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, आपका iOS एंड सॉरी एप्पल एंड गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था iOS एंड एंड्रॉइड, वो लोग इजीली ट्रांजिशन दे पा रहे थे, वो लोग इजीली इवॉल्व कर पा रहे थे और डेवलपर के लिए भी काम इजी था।
उस समय तक। उस पर्टिकुलर टाइम पे बिजनेस सब्सटेंशियल तरीके से मूव कर रहा था, ये खास करके मोबाइल इंडस्ट्री का हार्डवेयर सेंट्रिक से सॉफ्टवेयर सेंट्रिक की तरफ यूजर का या जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो जा रही थी। अब आपका नोकिया हार्डवेयर सेंट्रिक पे ज्यादा फोकस कर रहा था। उनका उनका मानना ये था कि हम लोग मार्केट लीडर्स हैं, हार्डवेयर हमारा बहुत बेहतर है, हम कस्टमर को अच्छा से अच्छा हार्डवेयर दे पा रहे हैं, इवेंचुअली हमारा सॉफ्टवेयर भी इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन वो जो फंडामेंटल शिफ्ट था वो उसको मिस कर जा रहे थे, वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को या जो कस्टमर की डिमांड है उसको समझ नहीं पा रहे थे। और सेम चीज उनके नंबर्स में भी दिखी। 2007 तक जो 40% का उनका मार्केट शेयर था वो 2012 तक आते आते लगभग 10% के आसपास ही रह गया। गिरावट कहने का मतलब तेजी से हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो आपको समझना पड़ेगा, वो ये कि भले ही नोकिया का जो मार्केट शेयर था वो 10% तक रह गया था 2012 में, लेकिन अगर आप ये चीज देखो अर्ली 2000 में जो प्राइस के सिग्नल थे, जो इनका शेयर का या चार्ट अगर आप जाके अभी भी चेक करोगे तो मंथली लेवल की करेक्शन करने शुरू हो गए थे। वो कैसे हो रहा था? जो स्मार्ट मनी था, जो समझदार पैसा था, वो लोग क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपना 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 पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, धीरे धीरे अपना माल काट रहे थे और डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में थे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है जो यहाँ से फुलफिल नहीं हो पा रही है, कस्टमर अपना एक्सपेक्टेशन किसी और कंपनी से फुलफिल करवा रहा है, एप्पल या जो भी दूसरे प्लेयर्स अवेलेबल थे, सैमसंग के या फिर वीवो और जो बजट फ्रेंडली फोन्स थे, तो उनको ये सारी चीजें दिख रही थी। वो मार्केट को ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि किस तरह से शिफ्ट हो रही है और वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते चले गए और वो सारी चीजें चार्ट में पहले से ही छपना शुरू हो गई थी, अगर आज भी आप उसका चार्ट खोल के देखोगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका जो विजन था या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कंप्लीटली डिफरेंट। उनका मानना ये था कि नोकिया तो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन हमारा को जो स्टॉक है ना वो 40-50% सस्ते में मिल रहा है तो हम लोग ले लेते हैं। उनका मानना ये था कि नोकिया एक राजा है, एक किंग है, एक लीडर है और लीडिंग कंपनियां कभी गिरती नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर एवरेज डाउन करने की फिराक में था, उसने $40 पे भी लिया, $30 पे भी लिया, उसने कहा $20 पे भी आएगा तो भी लूंगा, $10 पे आएगा तो भी लूंगा। वो बन गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का चार्ट उठा के देखोगे तो आपको सारे वो कैंडल्स दिखेंगे, सारी वो ट्रेंड रिवर्सल की जो कैंडल्स दिखेंगी, हमने हमारे कोर्स में कवर करी हैं, वो सारी कैंडल्स हमने आपको सिखाने की कोशिश करी है। अगर आप वो चार्ट उठा के देखोगे और अगर आपने हमारा कोर्स किया है तो आपको इजीली दिखेगा कि किस तरह से ट्रेंड रिवर्सल की जो कैंडल्स होती है वो वहाँ पे छपी है। हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल, शूटिंग स्टार, आपको सारी कैंडल आपको नोकिया की केस स्टडी में मिल जाएगी। और ये सारी चीजें हमने हमारे पूरे करिकुलम में हमारे फ्री कोर्स में प्रोवाइड कर रखी है। एकदम प्रीमियम क्वालिटी का कोर्स है। इस कोर्स के लोग मार्केट में 25 से 30 हजार रुपए कम से कम चार्ज करते हैं, मैं आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। और अगर आप उसको देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी उसके चार्ट को रीड करने से। लेकिन प्राइस में जो चीजें चेंज हो रही थी, मान लिया कि प्राइस में सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन फंडामेंटली ऐसा कौन सा शिफ्ट हो रहा था जिस वजह से स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और उस समय निकल रहे थे? तो बाद में सामने आई पिक्चर ये कि 2010 में स्टीफन एलॉप्स को नोकिया ने एज अ सीईओ साइन किया। वो माइक्रोसॉफ्ट से आए थे। तो फाइनली 2011 में स्टीफन एलॉप ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने नोकिया की पूरी किस्मत बदल के रख दी। उन्होंने कहा कि हम लोग सिम्बियन को, जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको अबेंडन करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम को एडॉप्ट करेंगे। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो काम सही कर रहा था, लेकिन लैपटॉप, कंप्यूटर और इस तरह के डिवाइसेस पे, मोबाइल डिवाइसेस पे जो कंज्यूमर था उन लोगों ने एंड्रॉइड और iOS को ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया था और एडॉप्ट कर लिया था। लेकिन इन्होंने जो स्टीफन इलॉप है, इनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ में पुराना रिलेशन था, इतना पर्सनल इंटरेस्ट था और इस वजह से इन्होंने अपनी डेस्पिरेशन को एक तरह से स्ट्रेटेजी की तरह सर्व किया। लेकिन बाद में फिर ये सारी चीजें गलत साबित हुई और एम्प्लॉइज का, स्टेक होल्डर्स का और शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट लूज होता चले गया और भाव में सारी चीजें आती चली गई। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। 2012-13 के आसपास नोकिया ने अपना एक लो लगाया लगभग $1 के आसपास, और वहां पर स्मार्ट आदमी या जो स्मार्ट हैंड होता है या फिर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है जो मार्केट को सच में चलाते हैं, जो प्राइस को ड्राइव करते हैं, उन लोगों ने वहां पे वापस कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया एक अच्छे लंबे समय के बाद में। यानी कि अगर आप साइकोलॉजी देखो कि एक स्मार्ट आदमी $40 में वीक हैंड को माल बेच के निकलता है और उसी वीक हैंड से एक समय के बाद में $1 या $2 पे माल खरीदता है, और वो वीक हैंड इजीली निकलता है। उसको लगता है कि कुछ तो मिले, मेरी सारी कैपिटल चली गई, कुछ तो हाथ में है, और वो माल कंसोलिडेट करता है। अब उन्होंने क्यों कंसोलिडेट किया, कैसे कंसोलिडेट किया, वो अगर अपन समझे तो कुछ ना कुछ उनको कमबैक दिखा होगा। अपन उसकी भी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2013 में अपना जो नोकिया का बिजनेस था, जो मोबाइल फोन्स का बिजनेस था, वो सेल कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को, और फिर उन लोगों ने फुल्ली ऑपरेटिव काम किया नेटवर्किंग में।
जो टेलीकॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें काम किया। धीरे-धीरे उन लोगों ने उस चीज़ में ट्रांज़िशन किया। हालाँकि वो बिज़नेस उनका काफ़ी समय से पहले भी चल रहा था, लेकिन वो सेगमेंट इनका जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है उसके सामने दब गया था। लेकिन इन्होंने उस बिज़नेस को अच्छे से इवॉल्व किया, वो बिज़नेस पे काम करते चले गए और वो चीज़ ने इनके प्राइस को फिर भी सँभाल के रखा। अगर 2012 के भाव की बात करें तो $1 से प्राइस आज के रेट में वो $5-6 के आसपास है। तो वहाँ से भी 5-7 गुना की रिकवरी आ गई। लेकिन अब यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि जो 20 से 25 साल की करेक्शन होती है वो कोई 1 या 2 दिन में नहीं टूटती है। उसको उस करेक्शन को या उस ट्रेंड को रिवर्स होने में टाइम लगता है। तो ये ऐसा कोई इस वीडियो से अपना कोई ऐसा रिकमेंडेशन या अपने इंटरेस्ट की चीज़ लेकर मत जाना कि भई हाँ ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की बात हो रही है और हम लोग हमारा कोई पोज़ीशनिंग करें। ये एक सिखाने का पर्पज़ है, ये एक तरह से केस स्टडी की तरह लो। तो यहाँ पर इस केस स्टडी से हमने 4 मेन चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़, प्राइस एक्शन ओवर फंडामेंटल्स। प्राइस एक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम फंडामेंटल को लीड करता है, क्योंकि आपके पास मेरे पास में कोई बहुत सारे डेटा का एक्सेस नहीं है। हमारे पास में मैक्स टू मैक्स पब्लिक फाइलिंग, कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो कंपनी की पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, उसका एक्सेस होता है। लेकिन जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो हिडन हैंड्स होते हैं, वो इस तरह से वर्क करते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत सारी और दूसरी चीज़ें होती हैं। वो 100 तरह के डेटा पॉइंट्स को चेक करते हैं। उनका दिन भर का काम ही यही है कि वो फंडामेंटल्स चेक करें, और जब वो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे या जो भी उनका अपना एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसका कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे। वो एक्शन लेंगे, वो भाव में अपने पास छपेगा, और जब अपने पास भाव में छपेगा तो अपन उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। दूसरी चीज अपन ने यहाँ पर सीखी है इमोशनल अटैचमेंट। और इमोशनल अटैचमेंट आपकी वेल्थ, आपकी दौलत को खत्म कर देता है। यहाँ पर लोग बाग नोकिया के नाम से इतना अटैच हो गए थे क्योंकि उन्होंने 10 साल देखा कि हमने 10 साल नोकिया का फोन चलाया है, उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करी है, सारी चीजें करी है। तो इतनी बड़ी कंपनी ऐसे थोड़ी खत्म होती है। लेकिन कंपनी ने 98% का डिप दे दिया, पूरा घर बार बेचवा दिए, जमीन जमीन सब बिक गई। और तीसरी चीज, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा कि यार बाजार चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, हो सकता है नोकिया को यहाँ पर नोकिया इस चीज को शिफ्ट ना कर पाए और यहाँ पे नोकिया फेल हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, लेकिन उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। तो कई बार क्या होता है ना, आपके पास में एनालिसिस होती है, आपके पास में डेटा होता है, बट एक बायसनेस छुपा होता है, तो हम उस चीज को एक्शन में नहीं उतारते हैं। और यहाँ पर एक फाइनल लेसन ये है कि जो बड़े ट्रेंड्स होते हैं या जो बड़ी करेक्शंस होती हैं वो इतना इजीली रिवर्स नहीं होती है या इतना कम टाइम में रिवर्स नहीं होती है। अगर 25 साल का करेक्शन का पीरियड है, 20 से 25 साल का, तो उसको रिवर्स होने में भी 20 से 25 साल से ज़्यादा समय लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रेंड बदलने की कोई मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखाने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम किस तरह से प्राइस को फंडामेंटल्स के साथ में जोड़ के किस तरह से देखा जा सकता है, इसको एक तरह से केस स्टडी की तरह। क्योंकि आज भी ये बताना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज भी हम लोग बॉटम फिशिंग करने में लगे रहते हैं, हम लोग फोमो में ट्रेड लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट टॉपिंग आउट कर रहा होता है और तब हम लोग फ्रेश एंट्री ले रहे होते हैं। आज भी हम लोग गलत तरीके से काम करते हैं। मार्केट का जो काम है, मार्केट का ये फुल टाइम बिजनेस है कि वो आपको ट्रैप करे, आपको फंसा है। मार्केट का तो ये काम है। मार्केट का भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको ट्रैप ना, क्योंकि मार्केट में काम करने वाले लोग बड़े लोग होते हैं, स्मार्ट आदमी होते हैं, उनको पैसा बनाना है। अगर उनको पैसा बनाना है तो उनको वो पैसा किससे लेना है, वो इसलिए ट्रैप करेंगे ही करेंगे। लेकिन उनको ट्रैप नहीं होना है, हमको हमारी कन्विक्शन के साथ में, एक फ्रेमवर्क के साथ में काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये सारी लर्निंग, ये सारी टेक्निकल एनालिसिस को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहते हो, तो मैंने अपना प्रीमियम क्वालिटी का कोर्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, प्रीमियम क्वालिटी का कोर्स यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करा रखा है। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। लोग उस पर्टिकुलर कोर्स के 25 से 30 हजार रुपए मिनिमम चार्ज करते हैं। मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ आपसे। उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि नोकिया ना तो पहली ऐसी कंपनी था जो कोलैप्स हुई, या नोकिया कोई ऐसा नहीं है कि आखिरी कंपनी थी जो कोलैप्स हुई। मार्केट में हर दूसरे दिन में कोई ना कोई नई कंपनी है जो कोलैप्स होती है, या नई कोई ना कोई कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। ना ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए या ऐसा रिस्क आप लोग ले लो कि आपकी कैपिटल कोलैप्स हो जाए। उन सारी चीज़ों से बचने से पहले आपको अपनी लर्निंग पे काम करना चाहिए। मैं दो बातें बोलता हूँ, या तो अपनी लर्निंग करके मार्केट में खुद से पैसा लगाओ, या फिर अपना पैसा किसी समझदार आदमी को या स्मार्ट आदमी को, जैसे म्यूचुअल फंड या फिर फंड मैनेजर्स को दो, जो आपके बिहाफ पे आपका पोर्टफोलियो मैनेज करे। इन दोनों में से अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं करते हो, अगर ना आपकी लर्निंग परफेक्ट है, ना आपने पैसा किसी को होल्ड करने देना है, तो ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ ये मार्केट जो है ना, ये पैसा खाने की मशीन होती है। ये पैसा कितना खाएगी, डकारेगी भी नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो और ये लर्निंग अच्छी लगी, इम्पैक्टफुल लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।